कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। अगर आप लोगों ने त्यौहार वगैरह मना लिए हैं, त्योहारी सीज़न अगर आपका ख़त्म हो चुका है, तो जो बचे हुए 55 दिन हैं, 55 डेज, इसमें इतनी मेहनत करो कि मतलब गुमशुदा भी अगर लिखना पड़े कि कहाँ गया भाई मेरा बालक, मेरा छात्र, मेरा दोस्त, कोई परहेज दिन रात दोगुनी चौगुनी मेहनत करनी है, क्योंकि फिक्स टाइम बचा। और ये होता क्या है ना, जब एग्ज़ाम के करीब आप पहुंचते हैं तो जो यहाँ से आप पढ़ेंगे वो जल्दी दिमाग में बैठते हैं, क्योंकि आपकी जो सारे शरीर की ग्रंथियाँ हैं आपके मस्तिष्क पे जाके वो क्या करते हैं कि यार हाँ भाई तूने एक बार पढ़ा है तो याद हो जाएगा, क्योंकि हम टोटली उसकी ओर कंसंट्रेट हो जाते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है, यहाँ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी एग्ज़ाम तक। और यहाँ से अगर आप गायब भी हो जाते हैं, दिन दुनिया को छोड़ भी देते हैं, मोबाइल वगैरह सब भूल जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपना मेहनत कीजिए और किसी भी केस में एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आप लोगों को पूरी जी जान लगानी होगी, ठीक। कल की जो वीडियो थी वो बेसिक आइडिया था आप लोगों के लिए, उसमें एक चीज़ आप लोग और जोड़ना। जब मैंने पाकिस्तान को टच करने वाले बताए थे उसमें लद्दाख भी ऐड करना है, ठीक है। वो लद्दाख छूट गया था। यहाँ से था गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख। ये पूरा पोर्शन जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, इसको आप लोग ऐड करना। फिर सुनना, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, यहाँ से जम्मू कश्मीर और यहाँ से लद्दाख, इसको आप लोग ऐड करना है, ठीक है। ये भारत का मैप है। यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको तेज पढ़ाऊंगा, स्पीड बढ़ाऊंगा। अब मुझे बताइए इस तट को क्या कहते हैं। इस वाले, ये वाला जो इलाका है, ये जो भारत का ये जो लाइन दिख रही है आपको यहाँ से, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। आप लोग सब जानते होंगे। इसको बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं इसको? केरला के पास जो है मालाबार तट। और इसी से थोड़ा ऊपर गोवा और ये नीचे कर्नाटक का इलाका, इसको बोलते हैं कोंकण तट, ठीक है। तो आप लोगों को तुरंत एक काम करना है। क्या करोगे आज? तुरंत है, ठीक है, क्योंकि पहले भैया ने जो मेरे ज्योग्राफी की वीडियोस दिए उसमें बताया भी है उसको, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। आप देखना कोरोमंडल तट किससे किसको जोड़ता है। पहला क्या लिखोगे? कोरोमंडल तट किस किस को जोड़ता है, ठीक है। कोरोमंडल तट ये किस किस को जोड़ता है? यहाँ पे जो ये वाला जो भारत का ये वाला है, ठीक है। दूसरा मालाबार तट, कहाँ पर है? मालाबार तट। और तीसरा इसको बोलते हैं कोंकण तट, कोंकण तट। इन तीनों को आप लोग तय कर लेना किस किस को जोड़ता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछने की आपकी संभावनाएं रहती है, इसको लिख लेना है, ठीक है। इसलिए नहीं बता रहा हूँ, पहले बताया है आपको, भूगोल की क्लास में भैया ने पढ़ाया था आपको। तो इन तीनों को आप लोगों ने नोट करना है कहाँ से किसको जोड़ते हैं। अब देखिए हम लोग उससे आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखना है ये जो पोर्शन है ये वाला, यहाँ से यहाँ, क्योंकि यहाँ जो है पानी का इलाका है, यानी समुद्री इलाका, बंगाल की खाड़ी और अरबियन सी है। तो जो ये यहाँ से यहाँ से पानी शुरू होता है, यहाँ तक का इलाका ना, इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप मतलब होता है जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है। जैसे द्वीप होता है ना, द्वीप, द्वीप किसको कहते हैं? आइलैंड जो होता है वो होता है आइसलैंड। मतलब आपका ये द्वीप जो होता है वो तीन जगह से किससे घिरा होता है? चार जगह से पानी से घिरा होता है। जबकि प्रायद्वीप जो होते हैं वो तीन जगह से पानी से। अब तीन जगह कैसे? एक ये, एक ये, एक ये तीन जगह होगा ना। भारत के मैप को देखना, तो इसको, इस पूरे पोर्शन को प्रायद्वीप बोला जाता है, प्रायद्वीपी भारत। ही इसमें कौन कौन से भाग बेसिकली सम्मिलित होते हैं, तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि पहले तो लिखो प्रायद्वीपीय खंड किससे बना है, पूछेगा आपसे पेपर में, ठीक है। जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है वो किससे मिलकर बना है? प्रायद्वीपीय खंड, प्रायद्वीपीय खंड ये किसके मिलके बना है? तो आप तुरंत बताओगे ग्रेनाइट, प्राचीन ग्रेनाइट और नीस से मिलके बना है। ग्रेनाइट जो होता है आग्नेय चट्टानें होती हैं, प्राचीन ग्रेनाइट, ध्यान रखना, वनडे एग्जाम बेस्ड क्लास चला रहा हूँ, ठीक है। प्लस नीस, नीस क्या होता है? अवसादी चट्टानें होती हैं। अब आपको ग्रेनाइट क्या होता है? देखो इसमें होता क्या है, जैसे जो पृथ्वी के अंदर आंतरिक हलचल होती है उसके बाद अलग अलग प्रकार की चट्टानें बनती हैं, जिसमें से एक होता है अपने आप में ग्रेनाइट चट्टान है, यानी जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, फिर वो ठंडा होता है, फिर जमता है, इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा नीस होता है। नीस मतलब कि जैसे अवसाद वगैरह होते हैं, जैसे कोई अलग अलग पृथ्वी पर एक्टिविटीज़ होती हैं, हवा से, प्रेशर से, टेम्परेचर से, टूटना फूटना, दूसरी जगह जाके जमा होना, फिर चट्टाना बनना, अवसादी बोलते हैं। तो सिंपल सा ये याद रखना कि प्रायद्वीपीय खंड फिलहाल किससे आप लोग मिलते हैं? प्राचीन ग्रेनाइट व नीस से मिलके बने हैं, ये ध्यान रखना। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से, प्रायद्वीपीय खंड के अंदर आप किस किस को शामिल करोगे? ये बहुत से लोगों को कंफ्यूज होता है, इसको मैं आपको बताता हूँ। देखो एक तो इसमें क्या आता है? अरावली श्रेणी। ये कहाँ है? राजस्थान वगैरह में, ठीक है। अरावली सबसे प्राचीन श्रेणी है, इसको ये भी याद रखना, अरावली श्रेणी। और मैप अगर आपके पास है, मैप के साथ साथ पढ़िए। अरावली श्रेणी जो है पूरा इस प्रकार से फैली है, राजस्थान से दबते हुए दिल्ली होते हुए हरियाणा से अंदर को, इस प्रकार से, ठीक है। वो पहले, अब तो आपको दिखेगी नहीं क्योंकि वो इस प्रकार से अरावली श्रेणी फैली है, जो कि भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। ये प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग इसको माना जाता है। दूसरा
थार का मरुस्थल, ये भी कहाँ है, राजस्थान में, थार का मरुस्थल, ये भी आप लोग कर ही लोगे। इसके बाद इसके बगल में आता है, वो आता है अपने आप में थार के मरुस्थल के बाद छोटा नागपुर का पठार। क्या आएगा, छोटा नागपुर का पठार, झारखंड में, ठीक है, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये झारखंड में। और इसके बाद जो मेन आता है जहाँ, क्योंकि ये पोर्शन तो पूरा प्रायद्वीप है, ये तो बना ही लोगे, यहाँ की कोई लोकेशन देगा, लेकिन जो यहाँ बाउंड्री हो रही है, यहाँ से इस प्रकार से घिरा है ये, तो यहाँ इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये छोटा नागपुर के पठार के बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको बोलते हैं कार्बी एंगलोंग का पठार, वो मेघालय का पठार। ये बहुत से लोगों को नहीं आता है, तो जिसमें जिसमें आप लोग लिखोगे कार्बी एंगलोंग का पठार, एंगलोंग पठार व मेघालय का पठार, मेघालय का पठार, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करना है। इसको इसलिए इंपॉर्टेंट करना है क्योंकि होता क्या है, पेपर में आप लोगों को पूछेगा क्यों मेघालय का पठार, इसमें से किसका भाग था। हम लोग हिमालय का कर आते हैं वहाँ, ठीक है, जल्दबाजी में, क्योंकि हमें लगता है यार मेघालय है तो हिमालयन रेंज इस प्रकार से फैली हुई है, यहाँ से हिमालय रेंज फैली इस प्रकार से, देखिए यहाँ से फैली है पूरा, यहाँ से समुद्र के अंदर घुसी है आगे को, ठीक। तो हिमालय रेंज तो हमें लगता है मेघालय यहाँ है तो हिमालय का ही हिस्सा होगा, जबकि एक्चुअल में हिमालय जो मेघालय का पठार था वो प्रायद्वीपीय खंड का क्या है, एक प्रकार का भाग है। और याद रखना, छोटा नागपुर पठार और कार्बी एंगलोंग पठार और मेघालय के पठार को जो सेपरेट करता है उसी को बोलते हैं मालदा भ्रंश। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, मालदा भ्रंश, इसको इंपोर्टेंट करना, किसको अलग करता है, मालदा भ्रंश, ठीक है। भ्रंश एक प्रकार की वैली ड्रिफ्ट होती है जो पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण जब दो चीजें टूट जाते, क्रैक आ जाता है, उसके पीछे गैप हो जाएगा ना, अभी इतना ही समझ रहे हैं तो आपको पॉइंट लिखना है कि मालदा भ्रंश किस किस को अलग करता है, सीधे सीधे छोटा नागपुर का पठार व मालदा भ्रंश अलग करेगा, ठीक है, सेपरेट किसको, छोटा नागपुर का पठार, CNP लिख दिया मैंने, ठीक है, के साथ कार्बी एंग्लो मेघालय पठार, कार्बी एंग्लो व मेघालय का पठार, MP लिख दिया मैंने भी समझने के लिए। तो आपको सीधे सीधे लिखना है मालदा भ्रंश अलग करता है, और ये मालदा भ्रंश पड़ता है पश्चिम बंगाल के आसपास, अलग करता है। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो याद रखना, एक तो कार्बी एंगलोंग का पठार व मतलब छोटा नागपुर के पठार को किससे करता है, छोटे नागपुर के पठार को कार्बी एंग्लो व मेघालय के पठार से सेपरेट करता है, यानी इसको और इसको सेपरेट करने वाला कौन है, मालदा भ्रंश। इसको हमेशा आप लोग ध्यान रखना। अब ये तो एक बेसिक सा आपको मैंने बताया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है आपसे अगला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछता है, हम हिमालय के बारे में थोड़ा देखते हैं और यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन निकालने की कोशिश करता हूँ और जो आपके एग्जाम की दृष्टि से कीमती साबित होंगे। पहला जो पॉइंट है, अगर आपसे ये कभी पूछता है हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, आप बता देना टेक्टोनिक क्रिया से। हिमालय का निर्माण, पहला पॉइंट लिखना है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। अगर पेपर में आता है तो आप लिख देना विवर्तनिक हलचल, यानी टेक्टोनिक मूवमेंट। टेक्टोनिक मतलब प्लेटें होती है पृथ्वी के अंदर, वो मूवमेंट करते हैं, उसी के कारण हिमालय का निर्माण हुआ। तो इसको लिखोगे विवर्तनिक हलचल या टेक्टोनिक मूवमेंट इंग्लिश में, विवर्तनिक हलचल। हलचल, विवर्तनिक प्लेटों के हलचल से किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं टेक्टोनिक्स मूवमेंट, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा हिमालय का विस्तार, हिमालय का विस्तार, हिमालय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, यानी आप लोग देखना हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व तक। अगर नदियों की बात करते हो, यहाँ सिंध वगैरह सतलज नदी दिखती है और यहाँ ब्रह्मपुत्र दिहांग नदी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो वैसे ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे कि हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ है, फिर भी अगर आपसे पेपर में आता है सिंधु व क्या लिखोगे, ब्रह्मपुत्र के इलाके तक, या फिर अगर इससे भी पश्चिम करोगे ब्रैकेट में सतलज लिख दो, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, सतलज प्लस ब्रह्मपुत्र। जैसे आएगा नहीं इतना, क्योंकि ये तो कॉमन सी चीज़ है कि हिमालय का विस्तार यहाँ पश्चिम में जो है सतलज नदी दिखती है हिमाचल प्रदेश के आसपास, उसके बाद पूर्व की ओर अगर आप जाते हो भारत में तो ब्रह्मपुत्र दिहांग नदी तक ये हिमालय का विस्तार होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है क्या हिमालय के बारे में कौन सा कथन सही है, तो एक चीज़ याद रखना, जैसे जो हिमालय पर्वत है, हिमालय श्रेणी है, वो पश्चिम से अगर पूर्व की ओर यानी वेस्ट से अगर आप ईस्ट की ओर जाओगे तो इसकी चौड़ाई कम होती है, वो ऊंचाई बढ़ती है। तभी तो देखा होगा ना, जितने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वो सब फैलते फैलते आपके पर्वत ऊंचे होते रहते हैं। यानी हिमालय का विस्तार के नीचे लिखो, हिमालय का विस्तार आपने लिखा पश्चिम टू पूर्व लिखो, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व। क्या होगा यहाँ से, इसकी चौड़ाई जो होती है हिमालय की
चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जबकि ऊंचाई क्या होगी इसकी, बढ़ेगी। यार ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है हिमालय पर्वत के बारे में कौन सा कथन सही है, इसका विस्तार यहाँ से यहाँ है, इसकी पश्चिम से पूर्व चौड़ाई घटती है, ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई घटती है, जो भी है, तो ये कैसे याद करना है, माउंट एवरेस्ट देखना सबसे ऊंचा, उससे इधर की ओर जो है, जब आप नंदा देवी पर्वत देखो, नंदा देवी उत्तराखंड में ना ईस्ट में, इससे ना वेस्ट में, इससे ईस्ट की ओर जाओगे, नेपाल के पास आपको माउंट एवरेस्ट दिखेगा, तो ये माउंट एवरेस्ट बढ़ा है ना, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हो तो पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही है, तो सीधी बात है ऊंचाई बढ़ती है। एक पॉइंट से आप लोग याद रखना, तो सिंपल सा, अगर बार बार इसको याद नहीं करते हो, ठीक है, इसकी ऊंचाई बढ़ती, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब देखो इसमें हिमालय के जब आप बारे में पढ़ोगे तो इसमें कई चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। हिमालय जो पर्वत श्रेणी है, सबसे पहले आपको पढ़ना है हिमाद्री या महान हिमालय के बारे में। हिमालय का जो है सबसे पहली, सबसे ऊपर जो उत्तर में आता है उसको बोलते हैं आंतरिक हिमालय। क्या होते हैं, आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय का अन्य नाम अगर आपसे पूछता है, इसी को बोलते हैं महान हिमालय, इसी को बोलते हैं बृहद हिमालय, इसी को बोलते हैं हिमाद्री। यानी जो इंटरनल होता है उसी को ग्रेट हिमालय बोलते हैं, उसी को हिमाद्री बोलते हैं। हिमाद्री इसलिए क्योंकि वर्ष भर ये हिम से भरा रहता है, यानी बर्फ से भरा रहता है। हिमाद्री मतलब हिम का एक प्रकार का घर, ठीक है। तो महान हिमालय ऐसे देखिए, ये सबसे नॉर्दर्न पोर्शन होगा तो वो आपको आंतरिक हिमालय। उससे अगर थोड़ा सा साउथ की ओर आएंगे आप लोग, वो आएगा आपका मध्य या लघु हिमालय। उससे अगर आप साउथ की ओर आएंगे, उसकी हाइट सब कम होती जाएगी, चौड़ाई कम होती जाएगी, शिवालिक हिमालय। उससे बाहर की ओर आएंगे, तराई भाबर का इलाका दिखेगा। तो ये है अपने आप में, ऐसे ही बना लीजिए, महान हिमालय, या इसी को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, इसी को बोलते हैं लघु हिमालय, या इसको मध्य हिमालय भी बोलते हैं। इससे साउथ की ओर आओगे, इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय, और इसके बाद आएगा तराई भाबर का इलाका। तो हिमालय का सबसे बाहरी जो है, मतलब इंटरनल वाला, आंतरिक हिमालय का अन्य नाम अगर आपसे पूछता है महान, बृहद या हिमाद्री, जबकि शिवालिक हिमालय को बोलते हैं बाह्य हिमालय। क्या बोलते हैं इसको, बाह्य हिमालय। इस चीज़ को आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, जो पहला हम लोग देख रहे हैं आंतरिक हिमालय के बारे में, इसकी एवरेज जो हाइट है, लगभग इनकी औसत ऊंचाई, एवरेज जो हाइट है वो है 6000 मीटर के आसपास। इन पर्वतों की ऊंचाई लगभग कितनी है अगर आपसे पूछता है, 6000 मीटर के आसपास इनकी क्या है, ऊंचाई है, हाइट, एवरेज हाइट, यानी एवरेज ऐसे लिख दिया मैंने हाइट, ठीक है। आप लोग समझ जाना, 6000 मीटर के आसपास की हाइट है। अब यहाँ के प्रसिद्ध जो है मेन हम लोगों ने क्या पढ़ने, पर्वत श्रृंखला। इसमें प्रमुख कौन कौन सी है, देखो मेन पर्वत कौन सी है, यहाँ प्रमुख देखना। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, इसी का भाग है कंचनजंगा, ठीक है। और ये पड़ता है आपका सिक्किम में। अगर आपसे पूछता है कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है, आंतरिक हिमालय या बाह्य, मतलब महान हिमालय या बृहद हिमालय का, ठीक है। दूसरा नंगा पर्वत, नंदा देवी, नामचा बरुआ, ये सब लिख दो। नंगा पर्वत पड़ता है जम्मू कश्मीर में, नंगा पर्वत, ठीक है, ब्रैकेट में JNK। इसके अलावा नंदा देवी भी इसी का हिस्सा है, ठीक है। नंगा पर्वत के नीचे लिख दो नंदा देवी, फिर लिख दो नामचा बरुआ। नंदा देवी ये कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट नामचा बरुआ, ये पड़ता है साउथ तिब्बत यानी अरुणाचल प्रदेश के आसपास। अब देखिए, जो कंचनजंगा है वो यहाँ पड़ेगा, इधर ही सिक्किम है ना, यहाँ पे भूटान के बगल में, यहाँ पड़ता है आपका क्या, कंचनजंगा। नंगा पर्वत यहाँ कहीं पड़ेगा आपका, ठीक है। उसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड के आसपास, उसके अलावा नामचा बरुआ आपका पड़ता है यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये सब के सब किसका हिस्सा हैं, महान हिमालय की श्रेणियाँ हैं, ये भारत के अंदर है। जबकि इसी प्रकार से अगर आप नेपाल के अंदर महान हिमालय की, ये किसके अंदर है, पूछता है इंडिया के अंदर। जबकि नेपाल के अंदर अगर आप महान हिमालय की श्रेणियां देखोगे, उसमें क्या क्या नाम आएगा, माउंट एवरेस्ट आएगा, मकालू आएगा, धौलागिरी आएगा, अन्नपूर्णा आएगा। तो नेपाल के अंदर देख लीजिए कौन कौन से हैं, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि इनमें से कौन सी श्रेणियां जो है महान हिमालय का हिस्सा हैं। तो सिंपल सी बात है, माउंट एवरेस्ट लिखो आप लोग पहला, नेपाल के अंदर मकालू, माउंट एवरेस्ट लिखा आपने, मकालू लिखा। इसके अलावा धौलागिरी लिखो, अन्नपूर्णा लिखो, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ठीक है। और एक और नाम लिख लो आप लोग, गुरुला मंदाता। क्या लिखोगे, गुरुला मंदाता, गुरुला मंदाता।
ये सब के सब क्या हैं, महान हिमालय की भात हैं और ये नेपाल के अंदर। अब आपको क्या करना है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अब आपका भारत का पेपर है, मतलब ये उत्तराखंड का पेपर है, ये मत सोचना कि नेपाल के माउंट एवरेस्ट क्यों पूछ रहा है ये, तो इसका एक क्रम याद रखना है आपने। सिंपल सा मैं बता रहा हूँ 4-5 का। देखो आप इसको अगर यहाँ देखोगे, सबसे इधर पे आपको दिखाना है क्या, कंचनजंगा, यानी सबसे ईस्टर्न पोर्शन में, मेन के बता रहा हूँ, ठीक है, वो सिक्किम में है। उसके बाद आप थोड़ा सा क्या आओगे, मतलब कंचनजंगा के बाद थोड़ा सा आप खिसकोगे कहाँ की ओर, वेस्ट की ओर, तो आपको दिखेगा मकालू पर्वत, मकालू यहाँ पे दिखेगा आपको, मकालू। इसी के बगल में आपको दिखेगा माउंट एवरेस्ट, ये, यानी आपको सबसे उधर क्या दिखाना है, सिक्किम में कंचनजंगा, यहाँ दिखाना है मकालू, यहाँ पे जैसा माउंट एवरेस्ट। आपको एक क्रम याद रखना है कि हाँ किसके बाद क्या आता है। उसके बाद आपको दिखाना है क्या, अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी पर्वत, ठीक है, अन्नपूर्णा दिखाओ, फिर यहाँ कहीं अन्नपूर्णा, फिर यहाँ पे कहीं धौलागिरी, ठीक है, ये दिखाना है आपको नेपाल के अंदर। तो ये याद रखना है इसका क्रम कैसा है। सबसे पहले ईस्ट की ओर याद रखना है, सबसे पहले आपने कौन सा दिखाया है, कंचनजंगा, उसके बाद मकालू, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, उसके बाद आपने अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, ऐसे इनको दिखा देना। और मैप अगर आपके पास है उसको हाईलाइट आप लोग जरूर करना है, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो कि सुपर इंपोर्टेंट है हर एग्जाम की, जैसे सीटेट वगैरह के कोई लोग पेपर देते हैं तो और एग्जाम भी देते हैं, तो वहाँ जिसकी एसएसटी वगैरह होती है उससे जीएस से क्वेश्चन पूछता है आपका, जो महान हिमालय की है उसकी कौन कौन सी श्रेणियां हैं। पर्वत अलग होता है, श्रेणी अलग होती है, श्रेणी रेंज होती है, ठीक है। महान हिमालय की श्रेणी लिखो आप, महान हिमालय की श्रेणियां, रेंज, श्रेणियां ऐसे होंगी, ऐसे इस प्रकार, इनमें से कोई एक पीक होगा तो सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा वो, ठीक है। महान हिमालय की श्रेणियों में पहला लिखो आप लोग काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, ठीक है, काराकोरम, काराकोरम। उसके नीचे अगर आप लोग आओगे तो आपको दिखेगा लद्दाख श्रेणी, फिर दिखेगी आपको जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, फिर आपको दिखेगी जास्कर श्रेणी। यानी ये 3 के 3 श्रेणी किसकी है, महान हिमालय की रेंज है, हमेशा इसको याद रखना। और ये ऐसे पढ़ते, देखो यहाँ अगर आप देखोगे काराकोरम श्रेणी ऐसे पड़ेगी, मैप पे देखना आपने इस प्रकार से। उसके थोड़ा सा नीचे आओगे आपको यहाँ कहीं लद्दाख श्रेणी दिखेगी, उससे नीचे आओगे आपको यहाँ जास्कर श्रेणी दिखेगी, उससे नीचे आओगे वो लघु हिमालय के अंदर या मध्य हिमालय, यहाँ पीर पंजाल श्रेणी दिखेगी, और उससे नीचे आओगे आपको यहाँ शिवालिक श्रेणी दिखेगी, इस प्रकार से। यानी इसका क्रम हमेशा याद रखना आप लोग। महान हिमालय की श्रेणियाँ ये हैं, जबकि अगर आपसे पूछता है कि लघु हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ कौन सी हैं, तो लघु हिमालय की देख लेना, ठीक है। ये हो गया लघु या मध्य, एक ही चीज होता है, लघु मध्य की श्रेणियां, पेपर में यही पूछते हैं आपसे, श्रेणियां। तो इसमें क्या आएगा, उससे नीचे की ओर जाएगा, पहला लिखोगे पीर पंजाल, फिर धौलाधार, फिर महाभारत श्रेणियां, ठीक है। ये लिखोगे पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत, पीर पंजाल, धौलाधार, ये हिमाचल, ठीक है, और महाभारत, ये 3 के 3 श्रेणियां किसकी हैं, लघु या मध्य हिमालय की। अब देखो इसको लिखो आप लोग, सबसे पहले काराकोरम, के लिखो इधर, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सीरीज भी पूछता है। फिर लिखो लद्दाख श्रेणी एल, फिर लिखो जास्कर जे श्रेणी, उसके बाद लिखो पी, पीर पंजाल श्रेणी, उसके बाद आप लोग क्या लिख लो, शिवालिक श्रेणी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये मतलब जो श्रेणियां पूछता है ऊपर से, ठीक है। तो ये साउथ से, ये नॉर्थ से साउथ की ओर इसका क्रम पूछेगा आपसे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये तो बहुत ज़्यादा पेपरों में पूछा जाता है, साउथ से ईस्ट की, नॉर्थ की ओर, मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर इसका क्रम सजाने को आपसे पूछता है। पीर पंजाल जो है सबसे लंबा है इनमें, इस वाले में, ठीक है, जबकि धौलाधार जो है सबसे दक्षिण में है। तो पीर पंजाल लिखो सबसे लंबा, महान हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है, सबसे ये लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है, जबकि धौलाधार सबसे साउथ में है, सबसे दक्षिण में, सबसे दक्षिण। यानी शिवालिक अगर आप नहीं भी लिखोगे, शिवालिक की जगह आप धौलाधार लिख दो अभी, क्योंकि आप श्रेणियां पढ़ लेना, तो आप डी लिख दो, धौलाधार लिख दो। तो सबसे दक्षिण में पूछता है तो धौलाधार। तो आपका पूरा क्रम क्या बना ऊपर से, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार। ये आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। इसी क्रम में आपका जो अगला आता है, एक दर्रा आता है, उसका नाम देखिए बनिहाल दर्रा के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, उसको कर देना। बनिहाल दर्रा किसको किसको जोड़ता है और कहाँ पे है, ठीक है। तो आप लोगों को पॉइंट लिखना है, बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, पेपरों में पूछता है आपसे किस किस को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा किस किस को जोड़ता है आपसे पूछता है, तो आप बता देना जम्मू को श्रीनगर से, JNK, जम्मू प्लस श्रीनगर, ठीक है, जम्मू को श्रीनगर से, जम्मू को श्रीनगर से
जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप लोग करना, और ये बहुत पेपर में पूछा जाता है कि बनिहाल दर्रा किस किस को जोड़ता है, तो तुरंत बता देना जम्मू और श्रीनगर को। अब देखिए ऐसा है, यहाँ पे है जम्मू, ठीक है, यहाँ कहीं, यहाँ है श्रीनगर, इन दोनों को जोड़ने वाला जो है इसी को बोलते हैं बनिहाल दर्रा। दर्रा मतलब पास, ठीक है, दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच का एक पास होता है, उसी को बोलते हैं बनिहाल मतलब दर्रा। तो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, ये ध्यान रखना। दूसरा, इसी बनिहाल दर्रे पे एक सुरंग बनाई गई है जिसका नाम है जवाहर सुरंग। तो अगर आपसे पूछता है जवाहर सुरंग कहाँ बनाई गई है, किस दर्रे पे है, तो आप लोग तुरंत बता देना, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे पे बनाई गई है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना है, ठीक है। अब देखो विश्व प्रसिद्ध दो क्वेश्चन, कांगड़ा व कुल्लू घाटी। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा व कुल्लू घाटी कहाँ पर स्थित है, अगर आपसे पूछता है तो तुरंत बता देना मध्य हिमालय में स्थित है, ठीक है। अब है तो हिमाचल में, लेकिन आपसे हिमालय की नेम पूछेगा ना, तो विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा व कुल्लू घाटी किस में है? मध्य हिमालय में। खुद दिमाग लगाना हुआ यार, कश्मीर वाले में तो बृहद हिमालय आएगा, जम्मू कश्मीर वाले में, उससे नीचे उत्तराखंड वगैरह के इलाके, हिमाचल के इलाके मध्य हिमालय में आएंगे। इसी मध्य हिमालय या लघु हिमालय में कुछ प्रसिद्ध इलाके हैं जिसका नाम है मसूरी, नैनीताल, रानीखेत आदि, ठीक है। ये सब के सब किस में बसे हैं? ये मध्य हिमालय के हिस्सा हैं, आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब देखो हिमालय के हमने मध्य हिमालय भी पढ़ा, हमने बृहद हिमालय के फैक्ट देखे। अब हिमालय की सबसे बाहरी जो होती है, यानी सबसे बाह्य जो श्रेणी होती है, उसको बोलते हैं शिवालिक श्रेणी। तो अगला पॉइंट लिखो, हिमालय की सबसे बाहरी, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी का नाम है अपने आप में शिवालिक। शिवालिक को ही क्या बोलते हैं? बाह्य हिमालय। जैसे उसको आंतरिक बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं बाह्य हिमालय। जैसे महान वाले को आंतरिक बोला आपने, इसको क्या बोला गया? बाह्य हिमालय। आप लोग को ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसी में से एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए भाई दून क्या है। फिर अगर आपको इतना ही आता है तो दून घाटियां किन के मध्य पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन भी पूछता है आपसे। तो अगला पॉइंट लिखो, दून घाटियां पाई जाती हैं। दून घाटियां पाई जाती कहाँ? मध्य हिमालय, मध्य हिमालय जो मिडिल वाला है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लघु लिख दो, कंफ्यूज हो जाओगे। वह शिवालिक के बीच, शिवालिक के बीच, और ये लंबवत घाटियां होती हैं, ठीक है, लंबवत घाटियां। अब आपको सिंपल सा मैं बता रहा हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा। देखो आपको ये कह रहा, जैसे आपने ये पढ़ा महान हिमालय, आपने पढ़ा लघु हिमालय, आपने इससे थोड़ा शिवालिक, इन्हीं के बीच कुछ घाटियां पाई जाती हैं इस प्रकार की। ये लघु हो गया, ये शिवालिक हो गया। इन घाटियों को ही क्या बोला जाता है? दून घाटियां बोला जाता है। जैसे देहरादून, पाटली दून, ये सब के सब क्या हैं? घाटियां हैं। तो दून घाटियां इन्हीं को बोला जाता है। किस किस के मध्य पाए जाते हैं, आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है, ठीक है। अब देखिए हमने इस प्रकार से तो ये समझा ही समझा। एक और तो ये हमने कैसे समझा? नॉर्थ टू साउथ की ओर हिमालय को। अब हम वेस्ट से ईस्ट को समझते हैं। आप 4 लाइन डालेंगे, एक इस प्रकार से टेढ़ी, इस प्रकार से 3, 4, ठीक है। ये 4 लाइनें आपने डालनी है। और इसमें पहले में क्या लिखना है आपने? यहां लिख दो सिंधु, ठीक। यहां पे लिख दो सतलज, यहां क्या लिखो? काली, यहां लिखो तीस्ता, एक और लिख दो, यहां लिखो दिहांग। दिहांग मतलब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है, दिहांग, दिहांग, ठीक। और यहाँ लिखो वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। अभी नाम सुनने लग रहे होंगे आपको, सिंधु क्या है, सतलज क्या है, काली क्या है, तीस्ता क्या है, दिहांग। सुना ही लग रहा होगा ना, ये नहीं सुना है? सुना होगा, बिल्कुल नदियों के नाम है। जब इतना लिख ही दे रहे हो तो इसमें लिखने में क्या दिक्कत है? इन बीच में भी कुछ ना कुछ लिख दो। इसको लिख दो पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। इसी पंजाब हिमालय को और क्या बोलते हैं? कश्मीर या हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय, ठीक है। इसको लिख दिया। अब दूसरे में आपने लिख दिया कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, ठीक है। कुमाऊं हिमालय के जस्ट बगल में आप लोगों ने क्या लिखना है? नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और उसी के जस्ट बगल में आपने एक और नाम लिखना है, उसका नाम है असम हिमालय। क्या है? असम हिमालय,
अब बताओ एक एक क्वेश्चन करके लिखाऊं क्या? असम हिमालय किसके बीच है, नेपाल हिमालय किसके बीच है, कुमाऊं दिख नहीं रहा है। मैंने कहा तो सही, सिंधु सतलज काली तीस्ता दिहांग दिखा दो, ब्रैकेट में ये लिख दो बीच बीच में, तो पता चल जाएगा। पंजाब हिमालय किन के मध्य है, कुमाऊं हिमालय किन के मध्य है, नेपाल हिमालय किस किस के मध्य है, असम हिमालय किन दो नदियों के बीच है। ल्यूसेंट की बुक से पकड़ के कौन सबसे चौड़ा है, मैंने क्या कहा था, याद रखना पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पे चौड़ाई डिक्रीज होती है, हाइट क्या होती है, बढ़ती रहती है। लेकिन अब आपको क्या करना है, बुक से चेक कर लेना किसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा है, किसकी चौड़ाई सबसे कम है, ये पूछ सकता है। लेकिन बेसिकली एनसीईआरटी के हिसाब से अगर क्वेश्चन करेगा तो वो सिर्फ ये पूछेगा कुमाऊं हिमालय या नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच है, असम हिमालय किन दो नदियों के बीच है। तो आपको ये पूरी सीरीज इन दो के बीच, ये 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 आपके समझ आ गया होगा। ठीक है, इससे आगे को देखिए। अब थोड़े से तेज फैक्ट मैं कराता हूँ आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहला फैक्ट लिखिए, हिमालय की पूर्वी सीमा किस नदी के द्वारा तय होती है, तो ब्रह्मपुत्र। हिमालय की पूर्वी सीमा, हिमालय की पूर्वी सीमा यानी ईस्टर्न बाउंड्री जो होगी, ठीक है, कौन सी नदी वहाँ पे, ब्रह्मपुत्र। दिहांग उसी की सहायक है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। दूसरा फैक्ट है आपने लिखना है, कश्मीर हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। अगर आपसे बाई चांस बृहद हिमालय न पूछे, आपसे डायरेक्ट कश्मीर हिमालय कह दे तो वहां बेहोश मत हो गया ना, तो कश्मीर हिमालय भी लिख सकता है। ठीक है, कश्मीर हिमालय की प्रमुख श्रेणियां, हिमालय की प्रमुख श्रेणियां, पर्वत श्रेणियां। तो आपको दोनों चीज़ों से ध्यान रखना है, वही है कश्मीर हिमालय की भी, जो किसके हैं, बृहद के। पीर पंजाल, अगर आप साउथ से मतलब ईस्ट की ओर आते हैं तो आपको उसी तरीके से चलना है। ठीक है, मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो क्या क्या लिखोगे, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, मतलब काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख लिख दो। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम के बाद लद्दाख लिखना ताकि वो क्रम याद रहे आपको। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, पीर पंजाल। ठीक है, ये कश्मीर हिमालय की भी श्रेणियां हैं। और इसको आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे, नॉर्थ टू साउथ, यानी ये नॉर्थ से साउथ की ओर है, ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, कश्मीर हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां अगर आपसे पूछते हैं। दूसरा आपको लिखना है कि कश्मीर घाटी व डल झील कहां पर स्थित है। कश्मीर वैली, घूम के आना कभी। ठीक है, कश्मीर घाटी प्लस डल झील, ये जो पढ़ते हैं अपने आप में, ये दोनों ही पढ़ते हैं आपके वृहद हिमालय व पीर पंजाल के बीच। याद रखना इसको, वृहद हिमालय व पीर पंजाल के बीच, वृहद हिमालय व पीर पंजाल के मध्य पड़ेंगे। कैसे, क्योंकि देखो ये अपने आप में है कहाँ, दोनों ही, ये कश्मीर घाटी इस वाले पोर्शन में आपको देखने को मिलेगी, इधर है। ठीक है, ये इधर कहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ तो आपका वृहद हिमालय हो गया, यहाँ लद्दाख, जास्कर, लेकिन यहाँ आपका क्या आएगा, पीर पंजाल आएगा। तो इनके मध्य आपको देखने को मिलेगा वृहद हिमालय व पीर पंजाल के मध्य। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, साथ ही साथ एक और लिख लो, कुल्लू घाटी किन दो के मध्य है, ये भी आपको याद रखना है। हिमाचल में कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी जो पड़ती है वो पड़ती है अपने आप में धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य। ठीक है, या पीर पंजाल या धौलाधार, जो भी कहेगा, धौलाधार प्लस पीर पंजाल, या पीर पंजाल व धौलाधार, जो भी कहेगा, के मध्य लिख दो। ये हो गया आपका कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश। अब मैं कुछ आपको दर्रे बताऊंगा और उनसे संबंधित पर्वत श्रेणियां बताऊंगा कि वो किन पर्वत श्रेणियों में, क्योंकि अगर आपके एग्जामिनर का दिमाग खिसक गया और उसने कहा कि यार चलो इस बार एनसीईआरटी का पेपर बनाता हूँ, बहुत कहते रहते हैं, हमारी बदनामी भी करते रहते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस बार एनसीईआरटी से इसका टेस्ट करते हैं, एनसीईआरटी को देखते हैं कि ये कितना एनसीईआरटी पढ़ के आते हैं या बेसिक चीज़ें इनको कितनी पता है। तो आपने यहाँ दर्रा लिखना है, दर्रा मतलब पास। ठीक है, दो पर्वत श्रेणियों के बीच का जो पास होता है, दर्रा, और यहाँ पर्वत श्रेणी किस पर्वत श्रेणी में है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने अभी कम्युनिटी टैब में 2 दिन पहले ये क्वेश्चन आपसे दिया भी था। पहला दर्रा आपने लिखना है जोजिला, दूसरा आपने लिखना है खारदुंगला, तीसरा आपने लिखना है फोटुंगला, चौथा आपने लिखना है बर्निहाल। ठीक है, पहला दर्रा लिखो जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। ठीक है, दूसरा दर्रा आपने लिखना है लद्दाख वाला, उसका नाम है खारदुंगला, खारदुंगला मतलब भी पास होता है। ठीक है, जोजिला, खारदुंगला। तीसरा आपने लिखना है फोटुंगला, क्या लिखना है, फोटुंगला, फोटुंगला, ये टॉ है। ठीक है, फोटुंगला, फोटुंगला। और लास्ट आपने लिखना है क्या, बर्निहाल दर्रा, बर्निहाल।
ये लिखो, देखो जोजिला दर्रा जो है अपने आप में बृहत हिमालय यानी महान हिमालय श्रेणी में है। बृहत हिमालय में आपका ये पड़ता है जोजिला दर्रा, इसको आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा आपका खारदुंगला जो पड़ता है लद्दाख हिमालय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लद्दाख हिमालय में, लद्दाख श्रेणी में। तीसरा आपका पड़ता है फोटुंगला, वो पड़ता है आपका जास्कर श्रेणी में। किसमें लिखोगे? जास्कर श्रेणी में। और चौथा जो पड़ता है वो पड़ता है पीर पंजाल श्रेणी में। ये सब के सब आपको ध्यान रखने हैं किस श्रेणी का है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछेगा जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है, तो श्रीनगर को लेह से लिखो इसमें ब्रैकेट में, श्रीनगर प्लस लेह, और इसको इम्पोर्टेंट भी करना है, ठीक है। इसको श्रीनगर लेह, और बनिहाल तो आपको अभी पता चल गया जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, ठीक है। तो ये जोजिला आप लोग कर लोगे, श्रीनगर मतलब जोजिला तो कर लोगे आप लोग, बनिहाल कर दोगे जम्मू और श्रीनगर को, तो जम्मू को श्रीनगर से। ये आपको इसके पर्वत श्रेणी दर्रे और उनके पर्वत श्रेणियों के नाम रखने। अब एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, बहुत से लोग उसको नहीं कर पाते हैं पेपर में, मैंने देखा है अक्सर वो क्वेश्चन आपको सीटेट के पेपर में देखने को मिलेगा। करेवा किसको कहते हैं? करेवा, क्योंकि ये एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी के अंदर से आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसको नोट करने के बाद लिखिए करेवा क्या होता है। और इसी करेवा में केसर की खेती होती है, इसीलिए कश्मीर में केसर की खेती क्या होती है, बहुत ज़्यादा फेमस, ठीक है। करेवा लिखो, करेवा क्या है? करेवा, करेवा क्या होता है, जैसे एक मिट्टी के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसी में से एक चिकनी मिट्टी होती है। जो चिकनी मिट्टी होती है ना, कश्मीर के इलाके में जो चिकनी मिट्टी के निक्षेप होते हैं, यानी मोटे मोटी चिकनी मिट्टी जहाँ पे छोड़ के आती है, हिम के साथ बह के आते हैं, तो चिकनी मिट्टी के निक्षेप हो गए और उसके साथ हिमोड़ के रूप में जमाव, यानी जब चिकनी मिट्टी होती है वो दूसरे पदार्थों के साथ हिम के रूप में जम जाती है, इकट्ठा हो जाती है, तो उसी को करेवा बोलते हैं। तो करेवा अगर आपसे पूछता है करेवा कहाँ पाया जाता है, तो कश्मीर में, तो इसको लिखो चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी के निक्षेप तथा अन्य पदार्थों के हिमोड़, हिमोड़ मतलब हिम के साथ जो मिक्स रहता है, ठीक है, हिमोड़ का, अन्य पदार्थों के हिमोड़ का जमाव, इसी में क्या बनता है? करेवा बनता है। और इसी में क्या होती है? केसर की खेती हेतु प्रसिद्ध है। केसर की खेती हेतु ये क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। ये करेवा आपसे पूछता है कि क्या होता है, ठीक है। अब देखो कश्मीर हिमालय हम पढ़ रहे हैं तो उसकी कुछ झील भी पढ़ते हैं। कश्मीर हिमालय की झील देखो कौन कौन सी है। कश्मीर हिमालय की झीलों के नाम हमने देखने हैं, तो आपने सब जानते हैं, एक तो वुलर झील, दूसरा डल झील, ठीक है। दोनों ही क्या है? मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, यानी मीठी झील है, ठीक है। इसका पानी मतलब खारा नहीं होगा, कड़वा मतलब नमकीन नहीं होगा। तो वुलर और डल, इसी के साथ दो झील और आती हैं, पांगोंग और सोमोरिरी, दोनों ही खारे पानी की हैं। पांगोंग, ये पेंगोंग नहीं है, ठीक है, पांगोंग लिखना, पांगोंग या पेंगोंग, जो आपने मूवी वगैरह में भी दिखा होगा, पांगोंग और सोमोरिरी, सोमोरिरी, ठीक है। ये दोनों ही झील अपने आप में क्या है? सोमोरिरी कर देना है, सोमोरिरी। ये दोनों ही झील आपकी खारे पानी की झील है, खारे पानी की, और दोनों ही कहाँ है? कश्मीर हिमालय में, आपका ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ जो कश्मीर हिमालय की नदियाँ हैं, कश्मीर हिमालय की नदियाँ भी लिख लो। कश्मीर हिमालय में कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियाँ हैं, तो आपका नाम लिखना है सिंध, झेलम और चिनाब, ठीक है। तीन नदियाँ बहुत फेमस हैं हाँ, जो कश्मीर हिमालय में, सिंधु, झेलम व चिनाब। सब मैप में ट्रेस कर लेना, इसको पहले बता रहा हूँ, बिना मैप में ट्रेस किए कोई फायदा नहीं, यहाँ रटने में कोई फायदा नहीं। कम से कम उसको देख लोगे कि एक बार यार हाँ ये चीज़ यहाँ पे है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा? फायदेमंद होगा। तो नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब यहाँ की बहुत फेमस है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछता है श्रीनगर किस नदी के किनारे है, तो आप बता देना झेलम, श्रीनगर लिखो झेलम नदी। और इसी झेलम नदी पे अपने आप में क्या बना है? ये मतलब कौन सी झील बनी है अपने आप में? झेलम नदी पे, ये बहुत फेमस है, ठीक है, डल झील। डल झील इसी झेलम नदी पे है, तो ब्रैकेट में लिखो डल झील इसी पर है। डल झील क्या है? इसी पर है आपका, ये ध्यान रखना, ठीक है। श्रीनगर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ फैक्टर और लास्ट में बचते हैं। एक लिखो आप, दुआर स्थलाकृतियाँ कहाँ पाई जाती हैं और किस चीज़ के लिए फेमस है। इसको नोट करने के बाद, स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगला आप लोग लिखना, द्वार स्थलाकृतियाँ कहाँ पाई जाती हैं और किस चीज़ के लिए फेमस हैं। तो आप लोगों को ये द्वार नहीं है, ठीक है, द्वार, द्वार स्थलाकृतियाँ
जो द्वार स्थलाकृतियाँ हैं ये अपने आप में पाई जाती हैं जो दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय यानी वेस्ट बंगाल का जो इलाका है, यहाँ से अगर आप देखोगे इस वाले पोर्शन में ये यहाँ का जो पोर्शन है यहाँ ही क्या पाई जाती हैं, द्वार स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। यानी आपको कहाँ लिखना है, इसको लिखो दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल के नॉर्दर्न पोर्शन में, ठीक है। दार्जिलिंग व कहाँ, सिक्किम हिमालय में, सिक्किम हिमालय में बेसिकली पाई जाती हैं। और ये द्वार स्थलाकृतियों का प्रयोग किया जाता है चाय बगान हेतु, ठीक है। इनका प्रयोग किया जाता है चाय बगान हेतु, तभी तो वहाँ इतनी चाय होती है, क्योंकि ये मतलब ढलुई होती है ना, इसमें पानी वानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो चाय बगान हेतु इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है द्वार स्थलाकृतियों का, ठीक। अब आपको एक बहुत फेमस क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख, अरुणाचल हिमालय की प्रमुख जनजातियाँ लिखो। अरुणाचल, ये एक ना एक पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। हिमालय की प्रमुख जनजातियाँ, प्रमुख जनजातियाँ, ठीक है। इनका नाम याद रखना है आपको। तो इसकी जनजातियों के नाम लिखो, मतलब पहला लिखो मोनपा, डफला, अबोर, बहुत फेमस है, पूछेगा वहाँ पर्वत मत करके आना। मोनपा, डफला, अबोर, ठीक है। ये सब के सब क्या हैं, मोनफा, डफला, अबोर। इसके अलावा 2-3 और लिख लीजिए, मिसमी और निसी, मिसमी और निसी, मिसमी और निसी। ये क्या है पूछता है तो सीधे सीधे बता देना, जनजातियां हैं और कहाँ के, अरुणाचल हिमालय की। मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी और निसी जनजातियां कहाँ पाई जाती है, अरुणाचल हिमालय में पाई जाती हैं। और इसको ध्यान रखना, ये लोग झूम कृषि करते हैं। कौन सी कृषि, झूम कृषि। अब आप कहोगे सर झूम कृषि क्या होता है, झूम कृषि को बोलते हैं कर्तन एवं दहन टाइप की, मतलब एक प्रकार के क्या होता है, इसको स्लैश एंड बर्न कृषि इंग्लिश में कहते हैं। स्लैश एंड बर्न कृषि का मतलब पहले झाड़ी आड़ी साफ करेंगे, आग लगाएंगे, उसमें थोड़ा राख आग होगी, उसमें खेती करके फिर चलते रहते हैं, ठीक है। इसी को स्थानांतरणीय कृषि भी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, स्थानांतरणीय कृषि, स्थानांतरणीय कृषि लिख लो जो भी है। इसको स्लैश एंड बर्न कृषि भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अरुणाचल हिमालय की ये होगी। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ। हिमालय जो ये नॉर्दर्न ईस्ट के 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसका उत्तर से दक्षिण क्रम लिखो और उसको अपने मैप में ट्रेस करना है, ठीक है। बिना ट्रेस किए नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ। मैप में उसको आपको ट्रेस करना है, तो लिखो पूर्वी पहाड़ियों की उत्तर से दक्षिणी क्रम, पटकाई बूम। ये बहुत पूछता है कि पटकाई बूम पर्वत श्रेणी कहाँ पाई जाती है, मैप में देखना, फिजिकल मैप, ठीक है। पटकाई बूम के बाद अगर थोड़ा सा उसके साउथ की ओर आओगे, नागा की पहाड़ियाँ दिखेंगी, नागालैंड में। उससे साउथ आओगे, मणिपुर की पहाड़ियाँ दिखेंगी, और उसके साउथ में आओगे, मिजो की पहाड़ियाँ दिखेंगी, ठीक है। ये पटकाई बूम, नागा, मणिपुर और मिजो, साउथ टू मतलब नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ को इनका क्रम है, ठीक है। और ये सब के सब आपको यहाँ दिखेंगी, ये है ना आपका ये नागा, ये वाला इलाका, यहाँ दिखेंगी, ऐसे दिखेंगी, इस वाले पोर्शन पे आपको दिखेंगी। मैप में तुरंत देख लेना इसको, पटकाई बूम, नागा, मणिपुर और मिजो की पहाड़ियों का नॉर्थ से साउथ क्रम ये है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल के आसपास, ठीक है। ये आपको पूरा का पूरा याद रखना है। एक लास्ट का क्वेश्चन लिखो, बराक नदी किन मतलब राज्यों के मध्य बहती है, बराक नदी लिखो। बराक नदी, जो बराक नदी है वो बहती है आपका कहाँ कहाँ, मणिपुर और मिजोरम के बीच होके हुए, ठीक है। मणिपुर, मिजोरम, बिना मैप देखे कुछ नहीं होने वाला है, मैप में देखोगे याद रहेगा। और ये बराक नदी है मेघना की सहायक, मेघना की सहायक नदी है, इसको याद रखना, ठीक है। एक लिखो सिपकिला दर्रा किस किस के मध्य पाया जाता है, और दूसरा लिखो आप लोग नाथुला दर्रा। सिपकिला मतलब कहाँ पाया जाता है, हिमाचल में है, और नाथुला सिक्किम में, दोनों दर्रों के नाम लिखो। सिपकिला दर्रा लिखो, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। नाथुला दर्रा लिखो, नाथुला पास या नाथुला दर्रा सिक्किम, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रहता है आपका दूसरे दिन की ज्योग्राफी की क्लास। थोड़ा सा लेंदी तो होगी भाई, अगर पढ़ना है, जल्दी कोर्स से खींचना है तो जल्दी कंप्लीट करना होगा। आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है, जितना भी सीखा है आज उसको मैप में ट्रेस कर लेना है। यानी आपके पास जो भी आउटलाइन मैप कहो, या जो आपके पास मैप वाली बुक है उसको हाईलाइट करना, वो दिमाग में बैठ जाती हैं। इसके अलावा आपको इस पोर्शन से कुछ नहीं देखना, आपका काम यहाँ से बन जाएगा। लुसेंट आप देख ही रहे हैं, आप एक एक नंबर की कीमती मान के चले। फिर मिलता हूँ आपके साथ अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।